महावीर अलाउद्दीन की वीर गाथा के एपिसोड 44 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वीर आला को माता शारदा अमर कर देती हैं और माता शारदा अमर कर देती है तो उस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया जाता है, जो स्थान वर्तमान में मैहर के नाम से जाना जाता है, सतना जिले में। उस समय ये महोबा के राज्य के अधीन था ये क्षेत्र, और दूसरे राज्य थे, उनकी सीमाएं भी उस स्थान से कुछ दूरी पर लग रही थी। देखिए श्रोताओं, आला तो धीरे धीरे अपना समय निकाल करके बड़े हो रहे हैं। वीर उदल भी जवान हो गए और उनकी आयु बढ़कर के 20 से 22 वर्ष की हो जाती है आला की। इधर मलखान भी जवान हो गए, उदल भी जवान हो गए, क्योंकि अपने बाप का बदला ले चुके हैं और माणों के राजा जंबे को युद्ध भूमि में पराजित भी कर चुके हैं। अब देखिए श्रोताओं, एक राजा नेपाली राजा के नाम से विख्यात नैनागढ़ का राजा था। नैनागढ़ में एक राघव मच्छ नामक राजा राज्य किया करते थे। अब नेपाली राजा क्यों कहा गया? क्योंकि वह राज्य नेपाल में स्थित था। उसका कुछ भाग भारत में और कुछ भाग नेपाल में था, यानी उसकी सीमा, नैनागढ़ की जो सीमा थी वो मैहर तक आती थी। इतना राज्य विस्तृत था राघव मच्छ का। नैनागढ़ का जो महाराजा साजय सवई भांत करतार, राजा इंद्र का वरदानी और नेपाली नाम उदार। नैनागढ़ का महाराज सभी भांति से, सभी प्रकार से उस पर ईश्वर मेहरबान था। कहा जाता है कि देवराज इंद्र का वरदानी था और उसका नाम था नेपाली, परंतु उसका नाम राघव मच्छ नरेश था, क्योंकि नेपाली तो वह नेपाल राज्य का था। इसलिए आलाखंड के लेखक ने इस नाम से उन्हें संबोधित किया है। अब देखिए क्या होता है। तीन घर एक कन्या भई पैदा, सब विद रूप शील गुण खान, पढ़ के विद्या सब जादू की, कछु दिन बाद भई फिर जवान। उसी राजा के यहां शील गुणों से निधान, रूपवान सौंदर्य में देवराज इंद्र की सची को भी लज्जित कर दे, कामदेव की रति भी लज्जित हो जाए, इतनी परम सुंदर एक पुत्री पैदा होती है। पढ़ के विद्या सब जादू की। धीरे धीरे उसने जादू की विद्या पढ़ी। उस जमाने में जादू चलता था, ऐसा किंवदंतियों के अनुसार माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में तो अवश्य चलता था। यूं तो जादू आज भी चलता है, कुछ मानने वालों को तंत्र क्रियाएं होती हैं। हो सकता है उस जमाने में चिकित्सा की कमी रही थी, इतने वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं थे। लगभग 1100 साल पहली बात है, तो उस समय तक झाड़ फूंक जादू मंत्र कुछ ज्यादा चरम पर रहे होंगे, और इसलिए आलाखंड में कई स्थानों पर जादू का वर्णन भी मिलता है। तो वह उस समय जादू सीख रही थी और जादू सीखती सीखती जवान हो रही थी। संग सहेलिन के खेलत वही सुनवा कही तासु का नाम। देखिए श्रोताओं, उस राजकुमारी का नाम सोनवा रखा गया। सोनवा ये नेपाली नाम है। उसी राजकुमारी का नाम भारत में आने पर बाद में मछला होगा। धीरे धीरे वह कन्या जवान हो रही है, बड़ी हो रही है। एक दिन की बात है श्रोताओं कि राजकुमारी सोनवा अपनी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के और समुद्र के तटीय क्षेत्र में स्नान करने चली जाती है। वहां से कुछ दूरी पर ही समुद्र था। समुद्र की गहराइयों को छूने के लिए वही राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जा रही है, और समुद्र के एक छिछले भाग में पहुंचकर, छिछले का मतलब है जहां जल की गहराई कम हो, ऐसे भाग में पहुंच करके अपनी सहेलियों के साथ समुद्र के घाट पर, तट पर स्नान कर रही है। समुद्र में नहा रही है और उसकी सहेलियां और वह एक दूसरे पर जल उछाल रही हैं। आपस में
विनोद कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, तभी एक मगर विशालकाय शरीर वाला और उसकी नजर राजकुमारी सोनवा पर पड़ती है। राजकुमारी सोनवा और उसकी सहेलियों को उस मगर ने देखा तो सोचने लगा, बहुत भोजन मिला है आज, तो अजीब तरीके का भोजन मिलेगा। ये सोच करके मगर जल में से उस राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा है। राजकुमारी सोनवा ये नहीं जानती थी कि आज तू किसी का शिकार होने वाली है, कोई तुझे मारने के लिए समुद्र में से आ रहा है। नादान लड़कियां थी, समुद्र में खेल रही थी और मगरमच्छ तेजी से राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा था। चंद्रमा के समान चेहरा जिस राजकुमारी का, और क्या आज वो उस मगर का शिकार हो जाएगी? देखिए श्रोताओ, मगर ने बहुत तेजी से पानी में दौड़ लगाई। आपको बता दूं कि जो जलीय जीव होते हैं, पानी में उनकी शक्ति कई गुना होती है। हाथी भी नहीं हरा सकता मगर को जल में, इतनी विशाल, इतनी शक्ति होती है उनके अंदर। तो वही मगरमच्छ राजकुमारी सोनवा को पकड़ने के लिए चल रहा है और उसने राजकुमारी सोनवा पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी सोनवा को खाने के लिए मुंह को फाड़ा और उसको खाने की कोशिश की। अब राजकुमारी के पास कोई विकल्प नहीं था, बचने का कोई उपाय नहीं रहा। उसकी सहेलियां चिल्लाई, लेकिन राजकुमारी ने उस मगर के दोनों जबड़ों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। देखिए श्रोताओं, और उसी जल के अंदर दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। राजकुमारी सोनवा लड़ रही है एक मगर से। लड़ते लड़ते काफी समय बीत गया। सहेलियां भी बेचारी हताश हो गई, समुद्र के जल के बाहर निकल गईं और रो रही हैं, विलाप कर रही हैं कि आज राजकुमारी को यह मगर छोड़ ही नहीं सकता। परंतु देखिए, उस वीर पुत्री के लिए धन्यवाद देता हूं कि वह वीर पुत्री उस मगर से युद्ध कर रही है। मगर के दोनों जबड़ों को अपने दोनों हाथों में थामे हुए है और मगर उसे खाने के प्रयास में है। श्रोताओं, बहुत देर तक लड़ते लड़ते समय बीत गया, बहुत देर हो गई। कभी तो वो मगर राजकुमारी को नीचे पटक लेता और कभी राजकुमारी मगर के ऊपर। इस तरीके से जैसे पहलवानों में युद्ध होता है, युद्ध हो रहा है। राजकुमारी हताश नहीं हुई, घबरा जाती है राजकुमारी। उसने पहली बार देखा था ऐसा आक्रमण। राजकुमारी भी विचार कर रही है कि ये मुझे भागने नहीं देगा, परंतु मैं भी राजा की पुत्री हूं, एक क्षत्रिय की कन्या हूं, और यदि मरूंगी तो एक क्षत्रिय के अनुसार, एक जुझारू योद्धा के अनुसार ही मरूंगी, इससे ऐसे नहीं कि ये मुझे सीधा खा जाए। श्रोताओं, माता शारदा की कृपा थी, जादू में निधान थी और उस मगर के ऊपर बैठ जाती है। मगरमच्छ को दबोच लिया और मगर को पकड़ करके उसके दोनों जबड़ों को और खींचने लगी समुद्र के बाहर की तरफ, और उस मगर को जल से बाहर खींच लाई और रोती जा रही है और उस मगर को खींच करके चल देती है अपने दुर्ग की तरफ, और उस मगर को खींचती हुई अपने पिता के राज्यसभा में ले आई वह राजकुमारी सोनवा, और लाकर के महाराज के दरबार में वो मगरमच्छ डाल दिया। जब राजा राघवमच्छ नरेश ने वो मगर देखा तो दिमाग चढ़ गया, दिमाग बदल गया। सोचने लगा, राजकुमारी तुम ये क्या लाई हो कि पिताजी, इसने मुझ पर समुद्र के जल में आक्रमण किया, इसने मुझे मारने की कोशिश की, परंतु आपके आशीर्वाद से, माता देवी के प्रताप से मैं इसको आपके पास खींच लाई। अब तो वो उसकी सहेलियों के लिए भी खेल बन गया था। राजा विचार करने लगा कि इस मगर को बड़े से बड़ा योद्धा नहीं मार सकता, बड़े से बड़ा योद्धा नहीं खींच सकता। इस राजकुमारी ने बहुत बड़ा काम किया है। राजा कहने लगा, इस मगर को कोई नहीं मारेगा, और मेरा एक राघव ताल है, नैनागढ़ के बाहर एक राघव ताल था, इस मगर को ले जाकर के राघव ताल में छोड़ा जाए, और मैं राघवमच्छ नरेश प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई भी राजा इस मगर को राघव ताल से बाहर निकाल देगा, इस मगर को उस तालाब के बाहर फेंक देगा,
उसी के साथ मैं राजकुमारी सोनबा का विवाह कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा कर ली और राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। श्रोताओं, राजा रागमच्छ नरेश ने अपने दरबार को बुलाया और दरबारियों से विचार किया कि हमारी पुत्री सोनबा इस समय जवान हो चुकी है। तुम सबने देखा कि कल उसने एक विशालकाय मगरमच्छ को खींच करके लाई और मेरे दरबार में डाल दिया। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई और हमें शीघ्रता से उसके स्वयंवर का प्रबंध करना चाहिए। सभी दरबारीगण कहने लगे कि महाराज, राजाओं की पुत्रियों के विवाह तो शर्तों के अधीन होते हैं कि मैं पहले ही राजा जनक वाली प्रतिज्ञा कर चुका हूं। जो प्रतिज्ञा राजा जनक ने की थी जब माता सीता ने वो धनुष उठा लिया था, तो राजा जनक ने भी यही प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई राजकुमार इस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह कर दूंगा। ठीक वही प्रतिज्ञा मैं भी कर चुका हूं। मेरी पुत्री कल यहां मगर को खींच करके लाई थी और मैंने उसे राघव ताल में छुड़वा दिया है। जो कोई क्षत्रिय राजकुमार, कोई क्षत्रिय नरेश उस मगर को राघव ताल से बाहर निकाल देगा, उसको हरा देगा, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। जो भी कोई राजकुमार इस मगर को राघव ताल के बाहर निकाल देगा, उसी के साथ राजकुमारी सोनबा का विवाह कर दिया जाएगा। इसलिए हे ब्राह्मण देव, विवाह का शुभ मुहूर्त निकालो, घड़ी फेराओं का समय और दिन वार तारीख तय कर दो। देखिए श्रोताओं, विद्वान ब्राह्मण ने विवाह का शुभ मुहूर्त, शुभ दिन और समय निकाल दिया। पत्रिका लिख दी। पत्रिका लिख करके महाराज से कहा कि महाराज, आपकी विवाह पत्रिका तैयार हो गई है। राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि यह पत्रिका लेकर के समस्त भारत वर्ष के, भारत खंड के राजाओं के पास जाओ और उन्हें यह पत्रिका दो और उन्हें स्वयंवर के लिए आमंत्रित करो। यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।